हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है ई फिजिक्स पर। पिछली वीडियो में जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है ना। हालांकि इसके अलावा और भी कुछ बेसिक टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि चार्ज यानी कि आवेश, ठीक है, इंसुलेटर, कंडक्टर यानी कि कुचालक और चालक हमने पढ़े हुए थे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा हुआ था, और इसके अलावा हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव भी पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। अगर आपने पिछला वीडियो पूरा देखा हुआ है तो आपको ये सारी चीज़ें स्पष्ट समझ में आई होंगी। एक तो आपको प्रत्येक वीडियो कंप्लीट और पूरा ही देखना है, ठीक है। आपको वीडियो कहीं भी स्किप या फॉरवर्ड नहीं करना है, कहीं आप ऑफलाइन क्लास के ऊपर निर्भर ना रहें, ठीक है ना, क्योंकि कोई आइडिया नहीं आपको जब क्लास में ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो किस टॉपिक के लिए कितना टाइम हमें मिलने वाला है, और हमें इन टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए समय तो चाहिए। तो आप उन चीज़ों पे बिल्कुल निर्भर ना रहें कि ये सारी चीज़ें क्लास में हम उतने ही अच्छे तरीके से शायद रिवाइज ना कर पाएँ। तो इसीलिए जो भी वीडियो आपको दिया जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है, उसको आप कंप्लीट व्यू करें, ठीक है ना कोई स्किप करेंगे ना फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि पिछले वीडियो को ही देख लें, 50 या 55 मिनट के वीडियो में मुश्किल से ये चैप्टर शुरू ही हो पाया है, इतना कुछ एक्सप्लेन करना पड़ा है, ठीक है ना, तब जाके वो चैप्टर हम स्टार्ट कर पाए हैं। तो आप उन चीज़ों पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहेंगे, ओके। अब हम आगे स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं आपके सामने रिवाइज करना चाहूँगा। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? सपोज करिए ये मेरे पास कोई आवेश है, या फिर हो सकता है ये कोई आवेशित वस्तु है मेरे पास, ठीक है ना, और ये मेरे पास कोई एक और आवेश है। मैं इस आवेश को इस वस्तु के पास में लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक ये आवेश कोई बल का अनुभव नहीं कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे आके अब इसको एक फोर्स, एक बल का अनुभव होने लग गया है। तो मैं ये कहूँगा कि ये वाला जो आवेश है वो ये वाले आवेश के इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में एंटर कर चुका है। तो ये विद्युत क्षेत्र हुआ, यानी कोई भी आवेशित वस्तु अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बना रही है जिसमें अगर हम कोई दूसरे आवेश को लेके आते हैं तो वो कोई न कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा है, उसको हम बोला करेंगे विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र को हमने प्रदर्शित किया हुआ है ई से, और अगर फॉर्मूले की बात करी जाए तो E इज इक्वल्स टू F/Q, ठीक है ना। मात्रक या यूनिट की अगर बात करें तो ये इसका मात्रक या तो आप न्यूटन पर कूलाम कह सकते हैं, या फिर आप इसका मात्रक बोल सकते हो वोल्ट पर मीटर। चित्रों में नॉर्मली क्या करते हैं कि विद्युत क्षेत्र को फिगर्स में शो करने के लिए हम रेखाओं की हेल्प लेते हैं, रेखाओं के द्वारा हम विद्युत क्षेत्र को शो करते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज करिए ये मेरे पास में कोई पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से, ठीक है ना, ये कोई अपने पास में पॉजिटिव चार्ज है। इसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र बना होगा उस विद्युत क्षेत्र को मैं इस तरह की रेखाओं के द्वारा शो करूंगा, ऐसे इस तरह की रेखाओं के द्वारा, और इन रेखाओं को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। पॉजिटिव चार्ज की जो रेखाएं होंगी वो इस तरह से बाहर निकल के जा रही होंगी, रेडियली, त्रिज्यीय रूप से इस तरह से बाहर निकल के जा रही होंगी, ठीक है ना। और सपोज करें मेरे पास में ये कोई नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज की जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो अंदर की तरफ इस तरह से, ये नेगेटिव चार्ज की विद्युत क्षेत्र रेखाएं रही, ठीक है ना। ऐसे ही सपोज करें मेरे पास में कोई इस तरह की सीट है, कोई प्लेट है जो कि पहले से ही आवेशित है। अगर ये सीट धनावेशित है, अगर ये सीट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी जो क्षेत्र रेखाएं होंगी वो कुछ इस तरह की, ये, ठीक है ना, इस तरह से इसकी रेखाएं होंगी, एक दूसरे के समांतर और बराबर दूरी पर। अगर किसी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर और बराबर दूरी पर हैं, तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को हम बोला करेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र। और अगर किसी विद्युत क्षेत्र के लिए रेखाएं इस तरह से बनी हुई हैं, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की पोजीशन अगर इस तरह की है, तो ऐसे वाले को बोला करेंगे असमान विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म है, एक समान है, क्योंकि सारी रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और बराबर दूरी पर हैं, ठीक है ना। यहाँ इनमें दूरी कुछ अलग है, आगे चलेंगे तो यही दूरी कुछ और हो जाती है, बदल रही है, दूरी बदल रही है, इसका मतलब रेखाएं समांतर नहीं है एक दूसरे के। तो ऐसी स्थिति में हम इस वाले विद्युत क्षेत्र को बोला करेंगे असमान विद्युत क्षेत्र। ये थोड़ी बहुत बातें होंगी विद्युत क्षेत्र को लेके। अब हम अगले टॉपिक पे चलते। हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है ना। वो अपन डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना, यानी आवेश के प्रवाह की दर को हमने विद्युत धारा बोला हुआ है।
अगर इसकी यूनिट की बात करें तो वो एम्पियर रहेगी, आपने इस तरह की बातें कर रखी हैं, ठीक है ना। फिर आपने अगर इलेक्ट्रिक करंट को फॉर्मूले के रूप में अगर शो करते हैं अपन, तो तात्कालिक विद्युत धारा को अपन शो किया करेंगे dq/dt से, और अगर औसत धारा को आप शो कर रहे हैं किसी एक निश्चित टाइम इंटरवल के लिए तो वो होगी I = q/t, ठीक है ना। अच्छा, अगर दिशा की बात करी है तो सदिश राशि या अदिश राशि, बेशक धारा के पास में दिशा होती है लेकिन फिर भी यह अदिश राशि है, और उसकी वजह क्या रही, क्योंकि ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं कर रही होती है, इसीलिए विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि है। इसके अलावा एक दो पॉइंट्स और धारा के बारे में स्पष्ट हो जाने चाहिए आपको, कि हम जैसे बोलते हैं कि आवेश के प्रवाहित होने को ही धारा कहते हैं, यानी चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो इसको धारा कहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि आवेश के चलने से ही धारा का निर्माण हो जाता है। कोई भी परिच्छेद से आवेश का नेट प्रवाह जब तक नहीं होगा, ठीक है ना, जब तक नेट चार्ज फ्लो नहीं करेगा तब तक विद्युत धारा 0 रहेगी, ठीक है। दूसरी बात, कोई चालक या कोई भी वस्तु हमारे पास ऐसी है जिसकी अनुप्रस्थ काट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक जैसा नहीं है, ठीक है ना। जैसे ये है, यहाँ पर अनुप्रस्थ काट यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम है, उसके बाद कुछ अलग हो गई है, और आगे चलेंगे तो और कम हो गई है। ऐसे किसी चालक में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो प्रत्येक पॉइंट पर करंट की वैल्यू सेम रहेगी। मैं ये नहीं कह सकता कि जहाँ ये मोटा है उस जगह पर विद्युत धारा ज़्यादा होगी, कहीं पर अगर एरिया कम हो गया तो वहाँ पर विद्युत धारा कम हो जाएगी। पूरे चालक में एक जैसी धारा प्रवाहित होगी। ये सारी बातें हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब इससे आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस चालक में अगर धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो प्रत्येक पॉइंट पर सेम रहेगी, लेकिन एक राशि है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो प्रत्येक पॉइंट पर सेम नहीं रहेगी, और उस क्वांटिटी को, उस राशि को हम बोला करेंगे धारा घनत्व, ठीक है ना, करंट डेंसिटी। तो अगला टॉपिक भी अपना यही रहेगा, धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी। ओके, हाँ, तो अब धारा घनत्व को समझते हैं कि धारा घनत्व क्या होता है। कोई भी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, और मान के चलिए वो चालक ऐसा है जिसके अलग अलग पॉइंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पूरे चालक का एक जैसा नहीं है। सपोज करें अपने पास में कोई ऐसा तार है जो कहीं पर पतला है, कहीं पर मोटा है, कहीं पर और पतला, कहीं पर और ज़्यादा मोटा है, ठीक है ना। इस तरह के किसी चालक में धारा प्रवाहित अगर हो रही है तो किसी भी पॉइंट पर धारा घनत्व को किस तरह से डिफाइन किया गया है। तो डेफिनेशन ये कहती है कि किसी भी पॉइंट पर एकांक अनुप्रस्थ काट से, ठीक है ना, एकांक क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजरने वाली लंबवत धारा को उस पॉइंट पर धारा घनत्व कहते हैं। सपोज करें ये किसी चालक की अनुप्रस्थ काट है इस तरह से, ठीक है ना, और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से जो धारा गुजर रही है वो यूं गुजर रही है एकदम लंबवत। तो ऐसी स्थिति में एकांक क्षेत्रफल से जितनी भी लंबवत धारा गुजर रही होगी उसको हम उस बिंदु पर बोला करेंगे धारा घनत्व, ठीक है। मान के चलें ये जो छोटा सा अगर मैंने क्षेत्रफल ले रखा है कोई भी अनुप्रस्थ काट का, उसका जो क्षेत्रफल है वो है DA, ठीक है ना। और इस DA यानी इस छोटे से अल्पांश क्षेत्रफल में से जो धारा क्रॉस हो रही है, जो गुजर रही है, वो है DI। तो एकांक क्षेत्रफल से कितनी धारा गुजरेगी, DI/DA। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली इस धारा को ही बोला जाता है धारा घनत्व, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं J से, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ धारा बेशक अदिश राशि होती है, लेकिन धारा घनत्व जो है वो एक सदिश राशि है, और अगर ये एक सदिश राशि है तो फिर इसकी डायरेक्शन किधर होती है, तो इसकी डायरेक्शन मानी जाती है धनावेश के चलने की दिशा में। और जैसा कि आप जानते हैं कि धारा भी धनावेश की दिशा में चलती है, तो किसी भी पॉइंट पर धारा घनत्व की दिशा हम किधर कह सकते हैं फिर, कि इस पॉइंट पर जिधर धारा बह रही होगी, जिस डायरेक्शन में धारा फ्लो कर रही होगी, वही डायरेक्शन वहाँ पे धारा घनत्व की मानी जाएगी, ठीक है ना। तो धारा घनत्व इस तरह से एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, जे वेक्टर से शो करेंगे, और पीछे मैं एक एकांक सदिश दे सकता हूँ जो इसकी डायरेक्शन शो करेगा। यहाँ n कैप जो है वो धारा की दिशा व्यक्त कर रहा है कि धारा किस डायरेक्शन में चल रही है। तो स्पष्ट है, जो डायरेक्शन धारा की होगी वही डायरेक्शन धारा घनत्व की रहेगी। धारा घनत्व में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी परिभाषा और समझाना चाहूँगा, और वो है क्षेत्रफल सदिश, ठीक है ना, क्षेत्रफल सदिश यानी कि एरिया वेक्टर,
ठीक है ना। इसको थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। पहली बात तो आपको समझ में आता होगा कि क्षेत्रफल तो जो है वो एक अदिश राशि है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, तो उसको आप ऐसे समझें कि मान लो अपने पास में इस तरह से ये कोई छोटा सा सरफेस है, एक छोटा सा पृष्ठ है, और मुझे क्या करना है क्षेत्रफल सदिश के लिए कि एक वेक्टर खींचना है, एक सदिश खींचना है जो कि इस पृष्ठ के तल के लंबवत हो। मान के चलिए इस तरह से मेरे पास ये एक सरफेस है और मैंने एक इस तरह का वेक्टर खींचा जो इस सरफेस के लंबवत है, यानी कि इस तरह से। इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए वेक्टर की, तो आपको पता है कि कोई भी वेक्टर की लंबाई जो होती है वो उस राशि के परिमाण को, मैग्नीट्यूड को व्यक्त करती है जिस राशि के लिए वो वेक्टर यूज किया जा रहा है। अगर ये वेक्टर मैंने इस क्षेत्रफल के लिए यूज किया है तो इसकी लंबाई मुझे इस क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग लेनी है, ठीक है ना। सपोज करो 1 सेंटीमीटर लंबाई 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल को शो करती है। अगर इस सरफेस का क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर है तो फिर मुझे इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर रखनी होगी। तो इतनी लंबाई का एक वेक्टर खींच लिया, इस वेक्टर को इस पृष्ठ का, इस सरफेस का क्षेत्रफल सदिश बोलेंगे। यानी क्षेत्रफल सदिश क्या है, एक ऐसा सदिश जो किसी भी पृष्ठ के तल के लंबवत होता है और उसकी लंबाई उसके परिमाण को व्यक्त करती है। ऐसे सदिश को हम उस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। अगर इसके एरिया को मैं ए से रिप्रेजेंट करूं तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो व्यक्त किया जाएगा ए वेक्टर से, ए वेक्टर से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए वेक्टर जो है वो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश बोला जाएगा। इसका यूज अब हम करते हैं धारा घनत्व में। तो धारा घनत्व पर चर्चा कर रहे थे कि कोई भी पॉइंट पर एकांक क्षेत्रफल से, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली धारा को उस पॉइंट पर हम धारा घनत्व कहते हैं। सपोज करिए किसी पॉइंट पर धारा किसी सरफेस से होकर लंबवत नहीं गुजर रही है, यानी सरफेस का झुकाव है इस तरह से और धारा जा रही है ऐसे करके, ठीक है ना। ये धारा है यानी आई, और क्षेत्रफल सदिश इसका ऐसे करके है। अगर धारा लंबवत जा रही होती तो क्षेत्रफल सदिश भी ऐसे ही होता, यानी कि ये सरफेस अगर ऐसे करके रखी होती तो क्षेत्रफल सदिश यूँ होता और धारा भी ऐसे ही होती। कहने का मतलब हमने ये जो फॉर्मूले निकाले हैं, इन फॉर्मूलों में धारा और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही डायरेक्शन में होते थे पहले, लेकिन अब की बार सिचुएशन बदली है। अब की बार क्षेत्रफल सदिश हमने यूँ करके कर दिया, यानी सरफेस को ऐसे न रख के यूँ झुकाया, तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल सदिश, यानी डी ए वेक्टर। अगर इसका क्षेत्रफल डी ए है तो इसका क्षेत्रफल सदिश हो गया डी ए वेक्टर। इस बार धारा सरफेस के लंबवत नहीं है, या मैं कह सकता हूं कि इस बार धारा जो है वो क्षेत्रफल सदिश के समांतर नहीं है, बल्कि इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। और जैसे कि डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, कि धारा जो होनी चाहिए वो सरफेस के लंबवत जानी चाहिए, यानी कि सरफेस यूँ होना चाहिए था। और अगर सरफेस यूँ हो जाता तो ऐसी स्थिति में जो पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश इधर है, क्या वो क्षेत्रफल सदिश यूँ आ जाता। यानी हमें ये क्षेत्रफल सदिश इधर लेके आना है, इसका एक घटक, इसका एक कंपोनेंट तोड़ना है इस डायरेक्शन में। अब डी ए वेक्टर का अगर मैं थीटा कोण पर इस डायरेक्शन में घटक लूँगा तो ये आएगा डी ए कॉस थीटा। अब ये मत पूछना कि डी ए कॉस थीटा कहाँ से आया, नहीं तो आपके वेक्टर की पोल खुल जाएगी उसमें, ठीक है ना। तो ये हमने इसका एक कंपोनेंट तोड़ दिया इस डायरेक्शन में, जो क्या है डी ए कॉस थीटा। तो इन फॉर्मूलों में जहां हम अभी डी ए का प्रयोग कर रहे थे, अब उसकी जगह डी ए कॉस थीटा का यूज करेंगे, यानी कि इस सरफेस का लंबवत डायरेक्शन में जो इफेक्ट रहेगा वो होगा डी ए कॉस थीटा। तो अब जो फॉर्मूला रहेगा वो होगा जे वेक्टर इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। और ये आप दिखा सकते हैं इसकी डायरेक्शन के लिए। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई बड़ा सरफेस है, ठीक है, और उस बड़े सरफेस जिसका क्षेत्रफल के ए है, उस बड़े सरफेस से आई धारा क्रॉस हो रही है, ये तो डी आई थी अभी तक, ठीक है ना। अगर आई धारा गुजर रही है इससे होकर, तो ऐसी स्थिति में जे को आप लिख सकते हो आई अपॉन ए इंटू एन कैप। ये बात होगी धारा घनत्व की। तो धारा और धारा घनत्व में थोड़ा सा अंतर रहेगा कि कोई भी चालक कहीं पर कैसी भी अनुप्रस्थ काट रहे उसकी, लेकिन हर जगह धारा की वैल्यू सेम रहती है, लेकिन धारा घनत्व की वैल्यू सेम नहीं रहती है। अब आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना कम होगा डी ए, या फिर ए की वैल्यू जितनी कम होगी, धारा घनत्व उसका वहाँ पर उतना ज़्यादा।
बड़ी क्लियर सी बात है कि जो धारा यहाँ ऐसे चल रही है, अनुप्रस्थ काट अगर कहीं पर कम होता है तो उसको ऐसे होना पड़ेगा, कहीं पर ज़्यादा है तो ऐसे होना पड़ेगा। अगर धारा ऐसे है तो धारा घनत्व तो ज़्यादा, यानी क्षेत्रफल अगर कहीं पर कम है तो धारा घनत्व तो ज़्यादा, और अगर कहीं पर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो वहाँ पे धाराएं दूर दूर होंगी, यानी कि धारा घनत्व तो घट गया। ये बात हो जाती है धारा घनत्व की। धारा घनत्व के बाद अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब बात करेंगे अपवाह वेग की, ठीक है ना। इधर समझें, मान लें अपने पास में ये कोई चालक है जो कि बहुत सारे परमाणुओं से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना। धातु का कोई एक चालक लेके चल रहे हैं। अब धातु के परमाणुओं में क्या विशेषता होती है कि इनकी बाह्यतम कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, आप इनको संयोजी इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो। ये इस परमाणु का नाभिक हो गया, ये बाह्यतम कक्षा है, ठीक है ना, बिल्कुल आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है। इन बाह्यतम कक्षाओं पर नाभिक का जो प्रभाव होता है, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स पे नाभिक का जो अट्रैक्शन का प्रभाव होता है वो बिल्कुल ना के बराबर। ऐसी स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इन कक्षाओं को, इन ऑर्बिट्स को छोड़ के फ्री हो गए, मुक्त हो गए। और जितने भी परमाणु धातु के चालक में होते हैं उन सब परमाणुओं से औसत रूप से एक एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया। तो जो बहुत बड़ी संख्या में परमाणु थे, जब सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, बहुत बड़ी संख्या में इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि अनियमित रूप से इसमें इधर उधर गति कर रहे होंगे। अगर औसत रूप से देखा जाए तो इन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का जो घनत्व रहता है वो 10 की पावर 28, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, यानी 1 घनमीटर आयतन में करीब करीब 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे जो कि मुक्त रहेंगे। और क्योंकि मुक्त हैं तो ऊष्मा की वजह से उनके पास में जो भी एनर्जी होगी उस एनर्जी के कारण ये अनियमित रूप से इधर उधर भाग रहे होंगे, गति कर रहे होंगे, ठीक है ना। इस तरह से जो अनियमित गति होती है इसको ऊष्मीय गति भी बोलते हैं, क्योंकि ऊष्मा के रूप में इनको ऊर्जा मिली है और उस ऊर्जा की वजह से ये गतिज ऊर्जा के रूप में उस ऊर्जा को कन्वर्ट करके इधर उधर दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं। अब होता क्या है कि जब ये अनियमित गति कर रहे होंगे तो अनियमित गति करते हुए ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से भी टकरा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरे परमाणु जो थे इसमें पदार्थ के अंदर जो दूसरे परमाणु होते हैं उनसे भी आपस में टकराते रहते हैं। हालांकि दो इलेक्ट्रॉनों के आपस में टकराए जाने की संभावना बहुत कम रहती है या ना के बराबर टक्करें होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की आपस में। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे परमाणुओं से खूब टकराते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इधर गया, यहाँ पर कोई परमाणु मिला, उससे टकरा गया, इधर मुड़ गया टकराने के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई परमाणु इसको मिला, इससे टकराने के बाद में इधर मुड़ गया, यहाँ कोई परमाणु से टकराया, फिर इधर मुड़ गया। इस तरह से अनियमित गति लगातार ये पूरे पदार्थ में करते रहेंगे। अगर मैं इन सभी ऊष्मीय गतियों का, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय गति कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, उन सब का औसत निकालूं तो क्या वो औसत 0 आएगा। मान के चलें मैंने यहाँ पर इस पदार्थ में यहाँ पर एक परिच्छेद ले लिया, इस तरह का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिया यूँ, ठीक है ना। अब उस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से कितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन उधर से इधर आ रहे होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन, या मैं कहूं कि 1 सेकंड में अगर 1000 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे हैं तो औसत रूप से 1000 ही उधर से इधर भी आ रहे होंगे। वो अलग बात है कि इधर से उधर जाने वालों की संख्या 2-4 कम या ज़्यादा हो सकती है, या उधर से इधर आने वालों की संख्या भी 2-4 कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन औसत रूप से जितने इलेक्ट्रॉन किसी परिच्छेद से एक साइड से दूसरी साइड में जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरी से एक साइड में आ रहे होंगे। तो इससे गुजरने वाला नेट आवेश क्या 0 हो गया। यही वजह है कि धातु के किसी टुकड़े को हम हाथ में पकड़ें तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बेशक उसमें आवेश चल रहा है, लेकिन क्यों करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उसकी मुख्य वजह जो है वो यही है कि किसी भी परिच्छेद से एक साइड से जितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे होते हैं औसत रूप से उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड से भी आ रहे होते हैं, तो नेट फ्लो 0 हो गया। तो इस तरह से ये जो अनियमित गति कर रहे हैं इनको हम बोलेंगे ऊष्मीय गति, और औसत ऊष्मीय गति या औसत ऊष्मीय वेग जो होगा वो 0, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन भले ही कहीं भी घूम रहे हों और अच्छी खासी स्पीड से घूम रहे होते हैं, 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड, इतने वेग से ये ऊष्मीय गति कर रहे हैं, लेकिन वो ऊष्मीय वेग जो होगा इनका वो औसत रूप से 0 है, क्योंकि इतना वेग होने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रॉन कहीं आ जा नहीं रहे हैं, बल्कि चालक में एक ही जगह पर सीमित हैं, ठीक है ना। वहीं पर इधर उधर घूम के और एक ही जगह पर सीमित रहते हैं, ना कि चालक से कहीं बाहर जा रहे होते हैं, या न चालक कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है।
तो इन सब का जो औसत ऊष्मीय वेग होगा क्या वो 0, ठीक है ना। औसत ऊष्मीय वेग को अपन कहेंगे कि वो 0 होता है। अब आती है बात यहाँ पर कि अपवाह वेग क्या होता है। अभी तक इन सब का औसत ऊष्मीय वेग 0 था, और वो 0 क्यों था? क्योंकि सब एक दूसरे से इधर उधर भाग रहे थे, कोई एक निश्चित डायरेक्शन में गति नहीं कर रहे हैं, अनियमित रूप से गति कर रहे हैं, इसलिए औसत ऊष्मीय वेग 0 है। अब अगर मैं इस चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दूं, यानी कि इस चालक को उठा के विद्युत क्षेत्र में रख दें। अब विद्युत क्षेत्र में रखने का क्या मतलब है? मान के चलें अपने पास में ये एक धनावेशित प्लेट है, एक प्लेट है जिसको हमने धनावेशित कर रखा है, पूरी प्लेट, ठीक है ना। ये एक ऋणावेशित प्लेट है, पूरी प्लेट पर ऋणावेश है। इन दोनों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो इस तरह से, ऐसे, ठीक है ना। हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगी वो धनावेश से ऋणावेश की तरफ जाएंगी, तो धनावेशित प्लेट से और ऋणावेशित प्लेट की तरफ ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं और बहुत बड़ी संख्या में जा रही हैं इस तरह से। ये हो गया विद्युत क्षेत्र, जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र अभी है। ऐसे विद्युत क्षेत्र में उठा के मैंने इस पृष्ठ को या इस चालक को, इस धातु के टुकड़े को उठा के यहाँ पर रखा आपने यूँ करके, तो मैं कह सकता हूँ कि हमने इस चालक पर कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित किया और उस विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या रही? ऐसे करके, ठीक है ना। इस पूरी प्रक्रिया को मैं आपको एक अलग फिगर में दिखाता हूँ। जैसे ये वो धातु का टुकड़ा जिसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय अनियमित रूप से गति कर रहे हैं, और इस पर हमने विद्युत क्षेत्र आरोपित किया है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये विद्युत क्षेत्र हो गया ई वेक्टर, डायरेक्शन इसकी इधर रखी है हमने। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स में से मैं मान को चलो आपको एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, ये वाला मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जब तक हमने विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था ये अनियमित रूप से गति कर रहा था, इधर जाता था ऐसे करके, ठीक है ना। फिर यहाँ किसी आयन या परमाणु से टकराने के बाद मान लो इधर मुड़ गया, फिर यहाँ किसी चीज़ से टकराया, फिर मान लो इधर मुड़ गया, फिर यहाँ किसी आयन से टकराया या परमाणु से टकराने के बाद में इधर मुड़ गया। तो इस तरह से कई सारी टक्करों के बाद में फाइनली ये यहाँ पर पहुँचा है। किन्हीं दो टक्करों के बीच में इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के और फिर अगली बार यहाँ टकराया, तो दो क्रमांगत टक्करों के बीच की जो दूरी होगी उसको हम बोलेंगे मुक्त पथ, मुक्त पथ, ठीक है ना। और दो क्रमांगत टक्करों के बीच में जो समय लगता है उस समय को बोलते हैं विश्रांति काल या फिर श्रांति काल। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना भी समय इस इलेक्ट्रॉन को लगेगा उसको हम बोलेंगे श्रांति काल। यहाँ से यहाँ तक जाने में ये दूसरा श्रांति काल हो जाएगा। फिर अगली बार टकराने में जो समय लग जाएगा वो तीसरा श्रांति काल होगा। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। इन सभी श्रांति कालों का अगर मैं औसत निकाल लेता हूँ, माध्य निकाल लेता हूँ, तो उसको बोलेंगे माध्य विश्रांति काल। एक जगह आपने 11th में भी पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें गैस के अणुओं के लिए, ठीक है ना। तो हम विश्रांति काल को या श्रांति काल को व्यक्त करेंगे टो से। एक यहाँ से यहाँ तक का विश्रांति काल है, टो 1 कह सकते हैं उसको। दूसरा ये है टो 2 कह सकते हैं उसको। ये तीसरा है, इसको टो 3 कह सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे विश्रांति काल। अगर मैं इन सब का एवरेज निकाल लूँ, एवरेज कैसे निकालेंगे? सपोज करो इसमें n टक्करें हुई हैं इलेक्ट्रॉनों की टोटल, तो मैं क्या करूं कि सारे विश्रांति कालों को जोड़ दूं, जितने भी n बार टकराया ये, ठीक है ना, n टक्करें हुई हैं, और n से भाग दे दिया जाए, तो अब ये जो निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे माध्य विश्रांति काल। ऐसे ही दो क्रमांगत टक्करों के बीच में जो दूरी तय करी जा रही है, इस दूरी को हम क्या बोल रहे हैं? इस दूरी को हम बोलते हैं मुक्त पथ। तो एक मुक्त पथ ये हो गया, इसको व्यक्त करते हैं लैम्डा से। पहला मुक्त पथ है तो लैम्डा 1 कह सकता हूँ। ये दूसरा मुक्त पथ हो गया लैम्डा 2, फिर तीसरा, फिर चौथा, बहुत सारे मुक्त पथ होंगे। इनका अगर मैं औसत निकाल लूँ सभी मुक्त पथों का, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, ठीक है ना। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस डैश डैश लैम्डा n, और टोटल टक्करों की संख्या से अगर भाग दे दिया जाए तो ये जो निकल के आएगा इसको बोलेंगे माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, ठीक है। तो ये वो धातु का चालक, ठीक है। इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो अनियमित ऊष्मीय गति कर रहे हैं, उनमें से मैं आपको ये एक मुक्त इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ। मान के चलें जब तक हमने इस चालक पर कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया था तब तक ये इलेक्ट्रॉन पहले इधर गया था, या किसी आयन से टकराने के बाद फिर ये इधर मुड़ गया था,
यहाँ किसी परमाणु या आयन से टकराने के बाद हो सकता है ये इधर चला गया, फिर यहाँ किसी चीज़ से टकराने के बाद ये इधर आया, फिर इधर आया, ऐसे करके ये बहुत सारी टक्करों के बाद में कुछ देर बाद हमें यहाँ पर दिखा, यहाँ पर मिला, ठीक है ना, यहाँ टकरा के। ये तो तब की कहानी है जब तक हमने इस चालक पर, धातु पर कोई बाहर से विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया है। अब मैं इस पर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहा हूँ, वो भी इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये एक विद्युत क्षेत्र हमने इस पर लगाया है और वो भी इस डायरेक्शन में। विद्युत क्षेत्र लगाने से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र क्या इस आवेश पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो है ही, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम ई से ही व्यक्त करते हैं, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं 1.6 10⁻⁹ कूलाम। जब कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र उस आवेश पर बल लगाएगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। ऐसे समझो आप कि मान लो अपने पास में ये कोई धनावेशित प्लेट है, अगर ये धनावेशित प्लेट है तो इसका विद्युत क्षेत्र ये होगा बाहर की तरफ, ठीक है ना। इसमें ये कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन पर ये जो विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा, कितना बल लगाएगा, तो वो फॉर्मूला अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या, E = F/Q। तो फिर F = QE। लेकिन यहाँ Q क्या है, आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, E है, इसीलिए इसको ऐसे लिखेंगे E, इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू E। यानी कि विद्युत क्षेत्र अगर E है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर अगर E है, तो वो विद्युत क्षेत्र इस इलेक्ट्रॉन पर इतना बल लगाएगा। किस डायरेक्शन में लगाएगा, तो आप खुद सोचो, ये इलेक्ट्रॉन जिस पे कि ऋणावेश है, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज है इस पर इलेक्ट्रॉन पे, और ये प्लेट जो कि धनावेशित है, धनावेशित प्लेट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी, यानी कि इस पर जो बल लग रहा है वो इधर लग रहा है। किधर लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझनी ही चाहिए, या फिर आप इस चीज़ को रट के रखें कि विद्युत क्षेत्र हमेशा इलेक्ट्रॉन पे बल जो लगाएगा वो किधर लगाएगा, क्षेत्र की विपरीत दिशा में। यानी कि विद्युत क्षेत्र ऋणावेश पर जो बल लगाता है वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगाता है, और धनावेश पर बल किधर लगाएगा, तो क्षेत्र की दिशा में लगाएगा। कैसे लगाएगा उसको भी समझो। मान लो ये कोई धनावेशित कण है, पॉजिटिव चार्ज है इसके पास में, ठीक है, ये धनावेशित प्लेट है, ये धनावेशित कण है। धनावेशित प्लेट धनावेशित कण को प्रतिकर्षित करेगी, और प्रतिकर्षित करेगी, इसका मतलब बल इधर लग रहा है, इधर लग रहा है मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इधर था। तो हमेशा ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि विद्युत क्षेत्र ऋणावेश पर बल लगाता है क्षेत्र की विपरीत दिशा में, और धनावेश पर बल लगाता है क्षेत्र की दिशा में। अभी हम यहाँ बात कर रहे थे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है। जब तक विद्युत क्षेत्र नहीं था यहाँ पर, तब तक कोई बल भी नहीं लग रहा था इलेक्ट्रॉन पे, अपने हिसाब से वो कहीं भी अनियमित रूप से गति कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित करता हूँ, ये विद्युत क्षेत्र अब इलेक्ट्रॉन पे बल लगाता है, और कितना लगाता है, तो इतना लगाता है, और किस डायरेक्शन में लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेश पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पे अब एक बल इधर इस डायरेक्शन में आरोपित हो रहा है। उस बल की वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं रह गया है, यानी पहले जो बिल्कुल फ्री चल रहा था, कहीं भी आने जाने के लिए फ्री था, अब इस पर एक कंटिन्यूसली बल लग रहा है, लगातार एक बल लगता रहा जब तक ये गति करेगा तब तक, यानी जब तक विद्युत क्षेत्र रहेगा तब तक। तो उस बल की वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ पहुँचने वाला था, जाहिर सी बात है ये बल अपना प्रभाव दिखाएगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से सीधा यहाँ न पहुँच के थोड़ा सा इधर विस्थापित हो गया यूँ, ठीक है ना, क्योंकि लगातार एक बल लग रहा था, उस बल ने इस इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा बदल दी। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचना चाहिए था, वो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ सरक आया, थोड़ा सा इधर विस्थापित हो गया इस बल के कारण। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस डायरेक्शन में जाने वाला था, तो वो सीधा इस पथ पे न चल के थोड़ा सा यूँ वक्रीय पथ पे चलता हुआ यहाँ पहुँचा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराने के बाद इधर जाने वाला था, तो इस बल के कारण हो सकता है वो यहाँ पहुँचे, यानी कि थोड़ा थोड़ा इधर विस्थापित होगा। इधर ही विस्थापित क्यों होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के द्वारा इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगाया जा रहा है वो इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, और वो बल अपना प्रभाव दिखाएगा। इलेक्ट्रॉन जहाँ स्वतंत्रता पूर्वक जाना चाहिए था उससे थोड़ा सा इधर सरक जाएगा, खिसक जाएगा। इसी को ड्रिफ्ट बोलते हैं, सरक जाना, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इधर सरक गया, यानी ड्रिफ्ट कर गया, अपवाह कर गया। ऐसे ही बल की वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहिए था वो यहाँ ना आके थोड़ा सा इधर सरक गया, इधर अपवाह कर गया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ न पहुँचकर थोड़ा सा सरक के यहाँ आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ न पहुँच के थोड़ा सा सरक के यहाँ पहुँचा।
तो जितनी देर में स्वतंत्रता पूर्वक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के यहाँ आना चाहिए था, उतनी देर में विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ न पहुँचकर यहाँ पर मिला फाइनली हमें। इसका मतलब क्या इतना सरक आया है इस बल की वजह से, ठीक है ना। इसी को हम अपवाह बोलते हैं कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जहाँ जाना था वहाँ से थोड़ा सा यूँ सरक गया, इधर विस्थापित हो गया, यानी अपवाह कर गया। और जितने वेग से इधर सरका है, ठीक है ना, यानी कि अगर हम वेग निकालना चाहें तो कितना विस्थापन हुआ है, इतना, कितने समय में हुआ है वो समय नोट कर लें, विस्थापन बटे समय कर देंगे तो हमें वेग पता चल जाएगा। यानी इधर जो इलेक्ट्रॉन सरका है वो कितने वेग से सरका है, उस वेग को हम बोलेंगे अपवाह वेग। तो दो बातें क्लियर होनी चाहिए, अपवाह क्या है और अपवाह वेग क्या है। इलेक्ट्रॉन जब तक स्वतंत्र था, यानी जब तक हमने कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया था, तब तक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्रता पूर्वक अनियमित रूप से ऊष्मीय गति कर रहा है। लेकिन जब उस पर कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित किया तो विद्युत क्षेत्र ने इलेक्ट्रॉन पर एक बल आरोपित किया और उस बल की वजह से इलेक्ट्रॉन अब लगातार, गति तो अभी भी अनियमित कर रहा है, लेकिन वो अनियमित गति करते करते वो धीरे धीरे सरकता रहता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ में हो रहा है, जितने भी इस पदार्थ में लाखों करोड़ों की संख्या में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सबके साथ में यही काम हो रहा है कि सारे इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा सरक रहे हैं। किधर सरक रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ये सरकने को अपन अपवाह बोलेंगे। और जितने वेग से वो औसत वेग से, जितने औसत वेग से वो धीरे धीरे इधर सरकते जा रहे हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, उन औसत वेग को हम बोलेंगे अपवाह वेग। अपवाह वेग। इसको आप इस तरह से देखो, एग्जाम्पल से समझें। जैसे मधुमक्खियां जब उड़ के जा रही होती हैं ऊपर से, ठीक है ना, जब हम देखते हैं कि एक झुंड के रूप में मधुमक्खियां जा रही होती हैं, तो उन मधुमक्खियों को हम यहाँ पर मैच करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, कि मधुमक्खियां जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। उस झुंड में जो मधुमक्खियां होती हैं वो सब अनियमित रूप से इधर उधर गति कर रही होती हैं और बहुत अच्छी खासी स्पीड से गति कर रही होती हैं। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो वो झुंड धीरे धीरे एक डायरेक्शन में बढ़ रहा होता है। अगर वो पूरा समूह जो मधुमक्खियों का धीरे धीरे एक दिशा में बढ़ता जा रहा है इस तरह से, इसका मतलब ये तो है नहीं कि मधुमक्खियां सारी की सारी एक ही दिशा में चल रही हैं धीरे धीरे, वो सब अनियमित रूप से इधर उधर भाग रही हैं। लेकिन वो इधर उधर भागने के साथ साथ धीरे धीरे इधर भी विस्थापित होती जा रही हैं। यही अपवाह है। यही इलेक्ट्रॉन्स के साथ में भी हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन सब उल्टी सीधी गति कर रहे हैं, लेकिन उस उल्टी सीधी अनियमित गति के बावजूद भी विद्युत क्षेत्र होने के कारण वो एक निश्चित दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अगर क्षेत्र इधर है तो ऐसे करके धीरे धीरे सरकते आ रहे हैं, और जितने वेग से इधर सरक रहे हैं धीरे धीरे, उस वेग को हम अपवाह वेग बोलते हैं। हालांकि ये अपवाह वेग की जो वैल्यू होती है वो बहुत छोटी होती है। अगर हम धातुओं से तुलना करें तो धातुओं में ये कुछ मिलीमीटर पर सेकंड की, मिलीमीटर प्रति सेकंड, इस कोटि का होता है अपवाह वेग। यानी एक सेकंड में कुछ मिलीमीटर की दूरी ही तय कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। लेकिन ये अनियमित गति जो होती है वो 10 की पावर करीब करीब 6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। दो प्रकार की गतियां इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, एक बार आप फिर समझें। एक तो ऊष्मीय गति, ठीक है ना, और एक अपवाह गति। ऊष्मीय गति जो होती है वो अनियमित होती है और बहुत अच्छे खासे वेग से होती है, जो कि लगभग इस कोटि का होता है, 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और जो अपवाह वेग होता है वो बहुत छोटे स्तर का, यानी बहुत छोटे परिमाण का, मिलीमीटर प्रति सेकंड। ऊष्मीय गति अगर डायरेक्ट एक ही दिशा में करने लग जाए तो एक सेकंड में कई किलोमीटर तक जा सकते हैं, और अपवाह वेग से एक सेकंड में कुछ मिलीमीटर की दूरी ही ट्रेवल कर पाएंगे। तो अपवाह वेग जो होता है वो बहुत छोटा होता है, ऊष्मीय वेग जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। ये तो बात रही अपवाह वेग होता क्या है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि अपवाह वेग को कैसे कैलकुलेट करेंगे, या अपवाह वेग का व्यंजक कैसे स्थापित करना है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के पर्पज से। तो अब हम अपवाह वेग का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए ऐसा मान लें कि ये फिर से वो धातु का एक टुकड़ा या धातु का एक चालक है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की जो टोटल संख्या है वो n है। मैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं कह रहा हूँ, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो परमाणुओं से बाहर आ चुके हैं, ठीक है ना। उन मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की जो टोटल संख्या है वो n है इस धातु के टुकड़े के अंदर। और उनमें से जो पहला मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसका ऊष्मीय वेग हमने माना u1 वेक्टर, दूसरे इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग जो है वो u2 वेक्टर, ऐसे ही तीसरे चौथे
और nवें इलेक्ट्रॉन का जो ऊष्मीय वेग है वो है un वेक्टर। सेम ऐसे ही पहले वाले इलेक्ट्रॉन का जो विश्रांति काल है उसको हम मान के चलेंगे τ1, ठीक है ना, दूसरे का τ2, आप इसको टाउ से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। ऐसे ही तीसरे, चौथे और nवें का जो है वो τn, ठीक है ना। ये सारे इलेक्ट्रॉनों के हमने अलग अलग ऊष्मीय वेग माने हुए हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स के हमने विश्रांति काल माना हुआ है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपवाह वेग को कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लो जिस धातु के चालक को हम लेके चल रहे हैं उस धातु के चालक पर हमने विद्युत क्षेत्र आरोपित किया है E और इस डायरेक्शन में आरोपित किया है, तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण उन इलेक्ट्रॉन्स पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, F इज इक्वल्स टू QE। ये वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, कितना लगेगा, F, Q की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश और विद्युत क्षेत्र हमने इतना लगाया है E, ठीक है ना। अगर मैं इस लाइन को सदिश रूप में वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो F वेक्टर बराबर E वेक्टर, E वेक्टर। लेकिन इसका मतलब तो ये होगा कि बल जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, जबकि हमें पता है विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगा रहा है वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर माइनस और लगाना है, ठीक है ना। अब ये माइनस का साइन बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में। इतना बल यानी इतना बल इलेक्ट्रॉन्स पे लगाया विद्युत क्षेत्र ने, और इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में कोई न कोई त्वरण भी उत्पन्न होगा। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है। अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं तो सबका द्रव्यमान भी सेम होगा, ठीक है ना। अगर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है m और इस बल की वजह से उस इलेक्ट्रॉन में यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में इतना त्वरण उत्पन्न हो रहा है a वेक्टर, तो मैं लिख सकता हूं F वेक्टर इज इक्वल्स टू m a वेक्टर, यानी कि इतना बल लगने से a त्वरण उत्पन्न हुआ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में। तो उसी बल को दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं m a वेक्टर, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल है, ये भी उसी इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल है, दोनों अलग अलग रूपों में, लेकिन बल तो सेम है, इसीलिए मैं इनको बराबर कर सकता हूँ। m a वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस e वेक्टर, और यहाँ से a वेक्टर की वैल्यू अगर कैलकुलेट करी जाए तो माइनस e वेक्टर अपॉन m, यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में इतना त्वरण उत्पन्न हो जाता है जब हम उसको किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उसकी वजह से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे इतना त्वरण लगा। तो जो इलेक्ट्रॉन इतने इतने वेगों से चल रहे थे, जब उनमें इतना त्वरण उत्पन्न होगा तो उनके वेग बदलेंगे। अब एक श्रांति काल या एक विश्रांति काल के बाद में एक इलेक्ट्रॉन का वेग कितना हो जाएगा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, v इज इक्वल्स टू u प्लस at से, ठीक है ना। यहाँ से निकालें आप v वेक्टर इज इक्वल्स टू u की जगह पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहा हूँ तो v1, ठीक है ना, v1 वेक्टर बराबर u1 वेक्टर प्लस इतना त्वरण उत्पन्न हो रहा है, और एक विश्रांति काल के बाद में निकाल रहा हूं तो τ1, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए τ1 यूज किया, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग कितना हो जाएगा एक विश्रांति काल के बाद में, तो u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू τ2, ठीक है ना। ऐसे ही तीसरे का, चौथे का, nवें का vn वेक्टर बराबर un वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू τn, ठीक है ना। ये सब आपको पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन पहले इतने इतने वेगों से अनियमित गति कर रहे थे, जब उन पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया तो उनका एक एक विश्रांति कालों के बाद में वेग बदल के ये हो गया। अब हम निकालते हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, क्योंकि विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद में इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में सरक रहे होते हैं उसी वेग को बोलते हैं हम अपवाह वेग। तो अगर मुझे अपवाह वेग निकालना है तो इसका मतलब इन सारे वेगों का औसत निकालूं, क्योंकि उस औसत वेग को ही अपवाह वेग कहेंगे जिस वेग से ये सरक के आ रहे हैं विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो अपवाह वेग निकालने के लिए पहली बात, अपवाह वेग को हम रिप्रेजेंट करेंगे vd से, ठीक है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और कैसे निकालेंगे, तो जितना भी वेग एक एक विश्रांति काल के बाद हो चुका है उन सब का औसत निकालें तो हमें पता चल जाएगा कि सारे इलेक्ट्रॉन औसत रूप से कितना या किस वेग से सरक के आ रहे हैं क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो vd वेक्टर इज इक्वल्स टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर
प्लस डैश डैश वी एन वैक्टर, औसत निकाल रहे हैं तो सबको जोड़ेंगे और टोटल संख्या इनकी एन थी, एन से भाग दे दिया। v1 v2 v3 इन सब की वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं इनकी जगह पर। तो फिर वी डी वैक्टर इज इक्वल्स टू v1 की वैल्यू ये रही u1 वैक्टर प्लस ए वैक्टर टो 1, ठीक है ना। ऐसे ही v2 की वैल्यू रखें तो u2 वैक्टर प्लस ए वैक्टर टो 2, ठीक है ना। फिर तीसरा, चौथा और nवें के लिए un वेक्टर प्लस ए वेक्टर टो n और अपॉन n। ये जो लाइन है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी डी वैक्टर बराबर u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर डैश डैश प्लस un वेक्टर एक जगह, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस डैश डैश un वेक्टर अपॉन n अलग एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में बचे हुए को ले लें। उसमें क्या है a1 ए वेक्टर टो 1, ए वेक्टर टो 2 और ये सब, इन सब में ए वेक्टर कॉमन है तो उस ए वेक्टर को भी मैं बाहर ले सकता हूँ अलग, और इसे हम लिख सकते हैं टो 1 प्लस टो 2 प्लस डैश डैश टो n अपॉन n। इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, u1 u2 un ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो ये ऊष्मीय वेग है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का, और सबको जोड़ के जब n से भाग दे देंगे तो ये हो गया औसत ऊष्मीय वेग। किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का औसत ऊष्मीय वेग यानी u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस डैश डैश un वेक्टर अपॉन n, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया है कि सारे इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति कर रहे होते हैं, तो कोई भी परिक्षेत्र के एक से दूसरी तरफ जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे औसत रूप से उतने इलेक्ट्रॉन वापस भी आ रहे होंगे कहीं से, तो औसत जो वेग निकला वो 0 निकल के आया, तो इसकी जो वैल्यू रही वो 0। और ये टो 1 वेक्टर टो 1 प्लस टो 2 प्लस डैश डैश टो n अपॉन n, ये क्या है, ये सभी विश्रांति कालों का औसत है, सबको हमने जोड़ा है और n से भाग दे दिया। इसी को बोलते हैं माध्य विश्रांति काल, और टो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो इसकी जगह तो मैं 0 ले सकता हूँ और इसकी जगह पर टो। तो अगली लाइन अपनी फिर बनी रहेगी वी डी वैक्टर इज इक्वल्स टू 0 प्लस ए और इस सब की जगह पर टो, ठीक है ना, ए वेक्टर। और ए की वैल्यू जो हमने निकाल रखी स्टार्टिंग में, ठीक है ना, ये वाली, वो वैल्यू यहाँ से यहाँ पर रख सकते हैं। भले मैं इसको कोई इक्वेशन दे सकता हूँ फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से वी डी वैक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस ई वेक्टर और टो अपॉन एम, ये अपवाह वेग के लिए फॉर्मूला बनाए, ठीक है ना। अगर मैं अपवाह चाल की बात करूं तो इसको सदिश रूप में जो लिखा हुआ, अगर इसी को मैं केवल मैग्नीट्यूड में, परिमाण के रूप में, अदिश के रूप में लिख दूं तो वही चाल बन जाएगी। यानी अपवाह चाल अगर मैं लिखना चाहता हूं तो वी डी, यानी अब हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, केवल चाल की बात चल रही है। और अगर डायरेक्शन ही छोड़ दिए तो यहाँ पर ये वेक्टर भी हट जाएगा ई से, और यहाँ माइनस का साइन भी हट जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन जो है वो चाल ही तो, मतलब डायरेक्शन ही तो बता रहा था कि किस दिशा में है, तो वो हमने माइनस का भी साइन हटा देना है, तो यही बचेगा ई टो अपॉन एन। ये हो गई अपवाह चाल की वैल्यू, ठीक है ना। ये अपवाह चाल के लिए व्यंजक अपन यूज किया करेंगे, ये अपवाह वेग के लिए यूज किया करेंगे। अच्छा, इसको अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि ये जो संबंध है वो अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच में संबंध आया है। अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र में एक दो बार इस तरह से भी पूछा गया कि अपवाह वेग और विभवांतर में संबंध बताइए। तो अगर हमसे अपवाह वेग और विभवांतर में पूछा जा रहा है संबंध, तो फिर हमें विद्युत क्षेत्र यहाँ से हटाना पड़ेगा, और विद्युत क्षेत्र हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। वहाँ पर एक संबंध आता है विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध, और वो संबंध क्या होता है, तो मैं आपको सीधे वो फॉर्मूला बता रहा हूँ, V इज इक्वल टू ई डी। समझाऊँ, D क्या है, यहाँ पर ये दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो है D। V क्या है, इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर, यहाँ पर कुछ विभव हो
यहाँ पर कुछ विभव होगा और उन दोनों के मध्य जो अंतर है वो विभवांतर है V, और इन दोनों के मध्य जो एक समान विद्युत क्षेत्र है वो है E। यानी ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभवांतर के बीच में ये संबंध होता है V इज इक्वल्स टू ED। मान के चलिए मैंने जो चालक ले रखा था या मैंने कोई चालक तार जो ले रखा था उसकी टोटल लंबाई जो है वो L है, तो यही फॉर्मूला अब चेंज करके मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल्स टू EL, जहाँ L क्या है चालक की लंबाई, कैपिटल E क्या है चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र, V क्या है चालक पर आरोपित विभवांतर। तो अगर मैं यहाँ से E की वैल्यू निकालूँ तो वो निकलेगी V अपॉन L, और वो E की वैल्यू उठा के आप इसकी जगह रख देंगे तो हमें अपवाह वेग विभवांतर के पदों में मिलेगा। और क्या मिलेगा E, और इसकी जगह V अपॉन L है तो V टो अपॉन ML। ये संबंध हो गया विद्युत क्षेत्र में विभवांतर और अपवाह वेग के बीच में, ठीक है।